बताओ कि कहाँ तक पढ़ाया था मैंने आपको। गॉस थ्योरम का प्रूफ है ना। गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, चलो। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इसमें जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज थिन कंडक्टर। देखो, जो थिन कंडक्टर होता है ना, उसको हम वायर भी कहते हैं। ठीक है, या वायर आप कह सकते हो। ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपके पास इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो गया, बहुत लंबा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर एंड हो रहा है हमें नहीं पता, बट वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। और चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी, ये गिवन है हमारी प्रॉब्लम में। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ये गिवन है हमारे पास प्रॉब्लम में। ठीक, अब देखो निकालेंगे कैसे। ये मान लीजिए आपका वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है वो इनफाइनाइट ऊपर से लेके इनफाइनाइट नीचे तक है। बीच का कुछ पोर्शन हमने ले लिया है, और ये देखो इसका चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज हमने मान लिया वायर को। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से आर डिस्टेंस पर, इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो गॉस थ्योरम का यूज़ करना है हमें। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है, इमेजिनरी सरफेस। तो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया है इस वायर के चारों तरफ। और कैसे लिया है, ये इस तरीके से लिया है कि वायर जो है ना इस सिलेंडर की एक्सिस पर आ रहा है। देखो ये सिलेंडर होगा, इसकी एक्सिस पर वायर होगा, ये सिलेंडर हो गया और वायर आ गया इसकी एक्सिस पर। अब देखो इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हो जाएगी L, और इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो है R। ठीक, इसमें तीन सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पहला वाला ऊपर वाला प्लेन सरफेस जो सर्कुलर है, S1 से इसको डिनोट कर सकते हैं हम। दूसरा जो कर्व सरफेस आपको चारों तरफ का दिखाई दे रहा है उसको हम S2 से डिनोट कर सकते हैं। और तीसरा वाला जो नीचे वाला है उसको हम S3 से डिनोट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है ना। अब देखो S1 का जो बहुत छोटा सा एरिया DS1, वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्मली अपवर्ड होगी DS1, क्योंकि हमने आपको बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर वाला जो सरफेस है इसके नॉर्मली कैसे होगी, आउटवर्ड ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है, ये हमने आपको बताया था। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा E। ठीक है, अच्छा S2 का जो एरिया है वो DS2 होगा, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी DS2, और E की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि कर्व सरफेस है ना। कर्व सरफेस कैसे जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और S3 के लिए जो DS3 है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करें, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो जब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम करते हैं तो एक बार तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E.ds, और दूसरा निकालते हैं हम गॉस थ्योरम से phi = q/ε0। बाद में दोनों को कंपेयर करना है। तो अब देखो फाई की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारे इस सरफेस से पास हो रहा है। कितने सरफेस हैं, S1 S2 S3। तो पहले S1 से निकाल लो, फिर S2 से निकाल लो, फिर S3 से निकाल लो, तीनों को जोड़ दो। मान लो S1 से जाने वाला फ्लक्स φ1 है, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन E.ds1, और S1 के लिए करेंगे इसे, है ना, प्लस
इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू के लिए करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस थ्री के लिए करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी एस वन कॉस 90 हो जाएगा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ई और डी एस वन के बीच में। ई और डी कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और ये हो गया एस वन के लिए प्लस ये हो जाएगा ई डी एस टू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हमने किया है सरफेस एस टू के लिए, और प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ये हमने किया एस थ्री के लिए। तो देखो पहला और थर्ड स्टेप तो 0 हो गया, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0, इसकी मल्टीप्लाई किसी में भी होगी तो 0 हो जाएगा। ये बचा केवल, तो ये बचा 0 प्लस यहाँ पर ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एस टू, इसके लिए कर रहे हैं एस टू के लिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और प्लस 0। ठीक, ये कितना हो गया ई, और डी एस टू का इंटीग्रेशन कितना होगा S2। S2 कौन सा वाला जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, वही तो S2 है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RL। ठीक, तो हमारा जो फाई आएगा टोटल वो कितना आएगा E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई RL। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखो बोर्ड पर जगह खत्म हो गई है, तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। जिसको नोट करना है वो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डायग्राम रब कर दिया, और ये वाला मैंने रब कर दिया। देखो आपको पास गिवन क्या था, जो यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो इसके बाद है अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से, ये फॉर्मूला सबको पता है। यहाँ पर क्यू क्या होता है, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो हमारा जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था हमने वो क्लोज्ड सरफेस था, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी कि यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है वो कौन सा क्यू है, जिसको क्लोज सरफेस इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर। तो देखो वायर उसकी एक्सिस पर है क्लोज सरफेस की, तो वायर की जितनी लेंथ उस सिलेंडर के अंदर आ रही है उतना ही चार्ज होगा। कितनी लेंथ आ रही थी, सिलेंडर की लेंथ कितनी थी L, और यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लैम्डा, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा L, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाई की वैल्यू बता रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड फाई की वैल्यू बता रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर दें, हम कंपेयर कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, ये हमने निकाला E का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमें पहले से ही पता है कि नॉर्मली आउटवर्ड है, तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो और इसमें उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और n कैप, वेयर आप लिखोगे n कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द वायर, वायर से नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में ये है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, बंद करो।